अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम केनान आसिफ है एंड आई एम अ लेक्चरर एट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान एंड दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जो असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई करके बैठे हुए हैं और उन पे रिसेंटली अभी सिलेबस का ये पहाड़ टूटा है और दे आर वंडरिंग कि अब क्या किया जाए। सो यूजुअली व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग थ्रू आउट इज़ के जो असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की पोजीशंस आती रही है माजी में, उसमें अकाउंटिंग बेस्ड पेपर होता रहा है। ना सिर्फ असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के लिए बल्कि जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर यानी ग्रेड 17 की पोस्ट थी जिनके लिए एमकॉम की एलिजिबिलिटी थी, वहाँ पे भी बेसिकली अकाउंटिंग बेस्ड सिलेबस था। दिस टाइम अराउंड एक अजीब कन्फ्यूजन रही है, वो ये कि सिलेबस रिवाइज़ हुआ और रिवाइज़ क्या अनाउंस हुआ और अनाउंसमेंट में एक्साइज लॉज और इस किस्म की चीज़ें आने लगी जो कभी भी एमकॉम के स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी होती हैं। चलें जी, आप पढ़ लें। उसके बाद सिलेबस दोबारा रिवाइज़ हुआ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर का एंड उसमें जो मैनेजमेंट और एमकॉम से रिलेटेड जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे उन सबको शामिल कर दिया गया विद अकाउंटिंग। फाइन। इस दौरान खामोशी रही असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के सिलेबस के हवाले से और बहुत ही भी रिसेंटली ये सिलेबस अनाउंस हुआ है एज फार एज आई नो एंड दिस हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं हमारे नौनहालियों को, हमारे बच्चों को कि क्या करें, क्योंकि एकदम बहुत सारे सब्जेक्ट्स जिन्होंने तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी वो अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। दिस टाइम अराउंड काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब क्या किया जाए? तो दिस वीडियो इज़ ओनली टू एडवाइज़ द स्टूडेंट्स कि उन्होंने क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किन एरियाज़ को कवर करना है, किन एरियाज़ को कवर नहीं करना है। सो आई हैव द सिलेबस राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वाज ट्राइंग टू मेक अ जूम बेस्ड वीडियो, बट उसमें रिजल्ट्स कुछ ऐसे नहीं आ रहे थे कि मैं वो आपके साथ शेयर करता। सो लेट मी जस्ट शेयर कि आपको करना क्या है। बेसिकली द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट यू हैव टू लर्न इज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के सिस्टम को समझना है। आपको ये देखना है कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग इक्वेशंस के डिफरेंट एलिमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, इम्पैक्ट होते भी हैं या नहीं होते हैं, राइट? क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स में ये होगा कि एक एसेट इंक्रीज़ होगा, दूसरा एसेट डिक्रीज़ होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो किस ट्रांजेक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है, उस सिस्टम को, उस मैकेनिज्म को सीखना है, जो आप मैक्स एंड मैक्स जैसी बुक से भी सीख सकते हो और भी बहुत सारे, अगर वैसे ही आप कॉमन सेंस के थ्रू क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो भी हो जाता है। Besides that, you have to learn the whole accounting cycle of services concerns. Now, what do I mean by whole accounting cycle? You need to learn the journals, the ledgers, the trial balance. इसके बाद आपकी जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, फिर इसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनती है, फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, फिर बैलेंस शीट। उसको कर लेने के बाद देन यू मूव टुवर्ड्स क्लोजिंग एंट्रीज एंड आफ्टर दैट यू मेक द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। सो यूँ एक अकाउंटिंग साइकिल जो जर्नल से स्टार्ट होता है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस पे एंड होता है। यू नीड टू नो दैट। अब मैंने कहा सर्विसेज कंसर्न्स का अकाउंटिंग साइकिल, तो अकाउंटिंग साइकिल सर्विसेज कंसर्न का कर लेने के बाद आपको जो मर्चेंडाइजिंग कंसर्न्स है ना, उनका अकाउंटिंग साइकिल भी कम्प्लीटली सीखना है। मर्चेंडाइजिंग का जो अकाउंटिंग साइकिल होता है उसमें इश्यूज़ क्या हैं जो आपको आने चाहिए। नॉर्मल परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की ट्रीटमेंट आनी चाहिए। कैश डिस्काउंट को दो तरह से ट्रीट किया जाता है। हमने किताबों में आमतौर पर जो ज़्यादातर पढ़ा है, जो आपने एम.ए. गनी से पढ़ा होगा या किसी और किताब से पढ़ा होगा, उसमें अकाउंट रिसीवेबल को या अकाउंट पेबल को ट्रीट किया जाता है ग्रॉस लेवल पर। ग्रॉस की ट्रीटमेंट आपको आती है। आपने नाम नहीं भी सुना होगा ना, तो आपको पता होगा, आपको पता नहीं भी होगा कि हम ग्रॉस मेथड पे ट्रीट कर रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल या पेबल को, तो ना पता होने के बावजूद भी आप ठीक कर रहे होगे। वट यू नीड टू लर्न besides is the net account receivable and payable method। दोनों में फ़र्क क्या है थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, इसके बाद यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ। फ़र्क ये है कि ग्रॉस वाले मेथड में मैंने मिसाल के तौर पर ये एक प्रोडक्ट सेल किया है 1000 रुपये का, और मैंने कस्टमर को कहा कि अगर आप 10 दिन के अंदर पे कर दोगे तो मैं 1000 की जगह 900 रुपये लूँगा। फ़ाइन, नॉर्मल कैश डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन है, तो 10 दिन के बाद वो 10 दिन के अंदर वो पे करता है या नहीं करता, उस पर डिस्काउंट बेस करेगा। अभी मैं इसको 1000 रुपये की सेल रिकॉर्ड करूँगा और 10 दिन के अंदर अगर उसने पैसे दे दिए तो मैं 100 रुपये का डिस्काउंट भी उसको डिस्काउंट अलाउड करके एक्सपेंस में अपने रिकॉर्ड कर लूँगा विद कैश। अब होगा क्या कि
फ़र्ज़ करें अगर मैं नेट मेथड फॉलो करता हूँ, तो नेट मेथड में ये 1000 रुपये की चीज़ मैंने उसको कहा कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर आपने पे कर दी तो मैं आपसे 900 रुपये लूँगा। अब जब मैं सेल रिकॉर्ड करूँगा ना, तो मैं 1000 रुपये की सेल रिकॉर्ड करने के बजाय मैं अभी से 900 रुपये लिख लूँगा। तो जब वो बंदा मुझे पैसे देगा तब डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड की ट्रांजैक्शन सिरे से होगी ही नहीं। 900 रुपये अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, 900 रुपये कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। दिस इज़ व्हाट आई डू इन दी नेट कलेक्शन मेथड। चैलेंज कहाँ आता है? चैलेंज वहाँ पे आता है कि आपने एक बंदे का रिकॉर्ड किया था कि ये बंदा 10 दिन के अंदर पैसे दे देगा और 900 रुपये आप कलेक्ट करेंगे, लेकिन उसने 10 दिन लेट कर दिया, तो अब आप 900 रुपये की सेल रिकॉर्ड करके 1000 रुपये कलेक्ट कर रहे हो। वो 100 रुपये को आप एज अपने प्रॉफिट के तौर पर रिकॉर्ड करोगे। और इस तरह पेबल के मामले में अगर आप लेट कर देते हो तो आपने 900 रुपये रिकॉर्ड किए, लेकिन आपको पे करने पड़ रहे हैं 1000 नेट के मेथड में, तो वो 100 रुपये इजाफी जो है वो आपको लॉस के मेथड से आपको डेबिट करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बहरहाल जब आप करेंगे आपको समझ आ जाएगी, बट दिस इज़ जस्ट टेल यू कि ये भी एक डायमेंशन मौजूद होती है। जो मर्चेंडाइजिंग कंसर्न्स का अकाउंटिंग साइकिल है उसमें एक फ़र्क ये भी आता है कि परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम और पीरियोडिक अकाउंटिंग सिस्टम में बड़ा फ़र्क है। अब आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों सिस्टम्स कौन से होते हैं, ये तो हमने पढ़े ही नहीं, आपने पीरियोडिक पढ़ा है। जो आपने नॉर्मल अकाउंटिंग पढ़ी है जिसमें बस परचेजेस हो रही हैं, सेल्स परचेजेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं मुसलसल, सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं मुसलसल, वो पीरियोडिक अकाउंटिंग है। परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम में जो डिफरेंस आता है या जो फ़र्क है वो ये है कि पीरियोडिक में आपको इन्वेंट्री का पता ही नहीं होता कि आपके पास अभी इन्वेंट्री है कितनी। लेजर से आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि आप परचेजेस और सेल्स की कर रहे हो, बट कितना आप सामान था जो कितने का बेचा, कितना सामान ख़रीदा था, क्या था, अमाउंट का हिसाब है, उसका कोई मामला नहीं है। क्वांटिटी गिनने के लिए पीरियोडिक में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके स्टोर खोलना पड़ेगा, इन्वेंट्री गिननी पड़ेगी। इसको कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इस सिस्टम में लास्ट में बाकायदा क्लोजिंग एंट्री भी दी जाती है। आपने जितने भी पेपर्स किए होंगे, जितने भी क्वेश्चंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के या फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, उसमें आपने क्लोजिंग जो इन्वेंट्री है, बिगनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री वो देखी होगी इस तरह की। यूजुअली ये जो सिस्टम होता है ये क्या होता है, आप बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस एंडिंग इन्वेंट्री करके आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हो। दिस इज़ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो आपने हमेशा ये किया। एक सिस्टम और भी है जिसको मैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कह रहा हूँ। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में व्हाट यू डू इज़ दैट यू डोंट हैव टू काउंट द फिजिकल इन्वेंट्री। बेसिकली आप लेजर्स के ज़रिए देख के बता सकते हो कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है। उसका तरीका ये होता है कि जब आप सेल्स करते हैं तो आप सेल्स की एक ट्रांजैक्शन पास करने के बजाय 2 ट्रांजैक्शन पास करते हैं। मैं 800 रुपये की चीज़ ख़रीद के 1200 की बेचता हूँ तो 2 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। एक तो होगी 1200 रुपये कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। एक में मैं क्या करूँगा, जो 800 रुपये का मैंने रिकॉर्ड किया ख़रीदा था, मैं ये भी जनरल में साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ये मुझे खुद कितने की पड़ी है। तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से एक अकाउंट को डेबिट करूँगा और इन्वेंट्री को क्रेडिट करूँगा। तो एक फ़र्क ये भी है पीरियोडिक और परपेचुअल में कि पीरियोडिक में आप हमेशा सामान ख़रीदते हुए परचेजेस का वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पर परपेचुअल में आप सामान ख़रीदते हुए परचेजेस का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आप इन्वेंट्री का वर्ड यूज़ करेंगे। तो एक और इन डेप्थ अगर आपको पॉइंट बताऊँ तो परचेजेस से रिकॉर्ड करने का मतलब ये है पीरियोडिक में कि आप अपनी इन्वेंट्री की परचेज़ को आप एज एक्सपेंस ट्रीट करते हो, और पीरियोडिक इन्वेंट्री से हटके परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आप परचेजेस की जो आपके इन्वेंट्री की परचेज है उसको आप एज एक्सपेंस ट्रीट करने के बजाय एज एसेट ट्रीट करते हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की बात समझ ना आ रही हो, दैट्स फाइन, बट दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू लर्न। तो क्योंकि अभी सीखेंगे तो सीख लेंगे, इसके बाद नहीं सीख पाएंगे। दिस इज़ योर टाइम कि इस पोस्ट की तैयारी के लिए आप इन तमाम चीज़ों को सीखें, इसी बहाने सीख लें, बिकॉज पेपर ट्रिकी हो सकता है, पेपर में कुछ भी आ सकता है। बस पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है, इंटरनेट से कहीं से कोई भी तरीका निकाल के मुश्किल से मुश्किल पेपर बना देंगे, आसान से आसान भी बन सकता है, बट मुश्किल को तवक्का करें आप ज़्यादा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो आपने जब मर्चेंडाइजिंग कंसर्न्स का, मर्चेंडाइजिंग कंसर्न की वर्कशीट भी डिफरेंट तरीके से बनती है, उसमें बिगनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है। उसको कैसे एडजस्ट करना है, देन
एक साइकिल होता है क्लोजिंग एंट्रीज़ का, जिसमें आप पहले जो एंट्रीज़ होती हैं, इन्वेंट्रीज़ होती हैं, स्पेशली पीरियोडिक में, आप उनको ट्रेडिंग अकाउंट में मूव करते हो। फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट की पोजीशन आती है, वहाँ से आप उसको फिर एक्सपेंसिव रेवेन्यू समरी या इनकम समरी में मूव करते हैं। देन वो एक सारा साइकिल होता है जो क्लोजिंग एंट्रीज़ का सर्विसेज कंसर्न में देखा है। बट यहाँ पे थोड़ी सी इजाफी आपको ऑब्वियसली एंट्रीज़ करनी पड़ती हैं। परचेजेस को क्लोज करना पड़ता है, सेल्स को क्लोज करना पड़ता है, बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री को क्लोज करना पड़ता है। तो कुछ इजाफी स्टेप्स होते हैं, यानी वैसे क्लोजिंग एंट्रीज 4 होती हैं अगर, तो यहाँ पे आके 6 हो जाएंगी। सो यू नीड टू लर्न दैट। इसके अलावा बैंक रिकन्सिलेशन आपको आनी चाहिए। बैंक रिकन्सिलेशन में आपको फेवरेबल बैलेंस को भी ट्रीट करना आना चाहिए। नॉन फेवरेबल बैलेंस में भी मसला नहीं होता। बहुत लोग ओवरड्राफ्ट को ना बहुत बड़ा हवा बना लेते हैं, ओवरड्राफ्ट बड़ा अजाब बन जाता है। ओवरड्राफ्ट बड़ा आसान सा मामला है यार। जो प्लस का साइन था ना, मतलब 5,000 में 3,000 जमा किए, 8,000 आने थे। वो 5,000 अगर ओवरड्राफ्ट है तो बस वो -5,000 कर लो, -5,000 जमा 3,000 -2,000। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतना आसान है, लेकिन उसको बड़ा मुश्किल बना दिया जाता है। तो ओवरड्राफ्ट को डील करना सीख लें। नॉर्मल बैंक रिकन्सिलेशन आपको वैसे भी आती होगी। और एक मिस्टेक बहुत बड़ी होती है जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं बैंक रिकन्सिलेशन के हवाले से। एक मेथड होता है जिसको कहते हैं मिसिंग बैलेंस मेथड। बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने ये देखा है कि मिसिंग बैलेंस मेथड को ओरिजिनल बैंक रिकन्सिलेशन के मेथड पर करवाया जा रहा है। यानी एक पेपर सीधा साधा है कि भाई बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाए, कैश बुक का बैलेंस ये, बैंक बुक स्टेटमेंट का बैलेंस ये। तो कैश बुक का बैलेंस पकड़ के उसमें सारी चीज़ें प्लस और माइनस करके बैंक रिकन्सिलेशन जितना, बैंक स्टेटमेंट जितना बैलेंस आ गया और कहा जी बैंक रिकन्सिलेशन रिकन्साइल हो गई, या वाइस वर्सा। गलत तरीका है। ये मेथड फॉलो होता है, इस मेथड को मिसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। ये फॉलो तब होता है जब कैश बुक का बैलेंस मिसिंग हो या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मिसिंग हो। तो अगर कैश बुक का बैलेंस गायब है तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में सब कुछ माइनस करते जाएं, सब कुछ प्लस करते जाएं, आपको पता लग जाएगा कैश बुक का बैलेंस है कितना। फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैश बुक का बैलेंस जो आपको मिल चुका है उसको रिकन्साइल करना है विद बैंक स्टेटमेंट्स बैलेंस। कैश बुक के बैलेंस में भी कुछ प्लस माइनस, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में कुछ प्लस माइनस, एंड देन यू रीच योर पॉइंट जहाँ पे दोनों बैलेंसेस मैच कर रहे होते हैं। ये बहुत गलत तरीके से मैंने करवाते देखा है बहुत सारे कॉलेज में, बहुत सारे टीचर्स के थ्रू। इसका बहुत ख्याल रखिएगा। बिसाइड्स दैट यू नीड टू लर्न अबाउट पार्टनरशिप्स टू सम एक्सटेंट। ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में आपको जो इंट्रोडक्शन है पार्टनर का या जो फर्म की फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको बताओ। आई एम नॉट श्योर आप इतनी डेप्थ में जा सकते हैं या नहीं, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि पार्टनरशिप में जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसमें फ्लोटिंग मेथड भी होता है और उसमें फिक्स्ड मेथड भी होता है। तो फ्लोटिंग मेथड में ये होता है कि आपका कैपिटल 1 लाख साल के शुरू में, 30,000 प्रॉफिट हुआ, 5,000 ड्राइंग थी, आखिर में 1,25,000। तो बिगनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस में फ़र्क आ गया। कभी कभार कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप कहते हैं नहीं, जो कैपिटल 1 लाख है वो 1 लाख ही रहेगा हमेशा। तो भाई प्रॉफिट और लॉस और जो ड्राइंग्स हैं उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो उसके लिए आप एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसको करंट अकाउंट कहते हैं। तो वो फिक्स बैलेंस मेथड कहलाता है। तो आपको ये थोड़ा बहुत पता हो। इंट्रोडक्शन कैसे होता है पार्टनर का, रिटायरमेंट कैसे जो है वो कैसे डील होती है, डिसोल्यूशन कैसे डील हो सकती है, थोड़ा बहुत। दिस इज़ आई थिंक गुड इनफ फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एटलीस्ट। ये आपको हेल्प दे देगा, ये आपको सिखा देगा। Moving on, the other subject that I can see on my screen and obviously on the syllabus is fundamentals of business. Introduction to business का सब्जेक्ट है। आपको पता होना चाहिए जी पार्टनरशिप क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके मेरिट्स, इनके डीमेरिट्स, इनके फॉर्मेशन के प्रोसेसेस, इनके डिसोल्यूशन के प्रोसेसेस, ये सब। एक मसला स्टूडेंट्स को ये आता है कि इतनी सारी हेडिंग्स होती हैं कि भूल जाते हैं कि कौन सी हेडिंग कहाँ थी। पार्टनरशिप की हेडिंग, पार्टनरशिप का एक मेरिट पार्टनरशिप के दूसरे मेरिट के साथ जो है वो डीमेरिट के साथ कहीं मैच कर रहा है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ कहीं मैच कर रहा है या तजाद खा रहा है। सो यू टेंड टू मिक्स थिंग्स, और जब आप चीज़ों को मिक्स करने लगते हो तो जो आता है वो भी भूल जाते हो। कन्फ्यूजन ही बहुत होती है। उसकी एक टेक्निक बता देता हूँ, दैट विल हेल्प। सोल प्रोप्राइटरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स याद मत करें, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स याद कर लें। मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों मिलकर कैरेक्टरिस्टिक्स बना देते हैं। आप कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में फैसले तेज़ी से होते हैं, तो ये उसकी खूबी है, बट ये उसकी खासियत भी तो है ना, अच्छी खासियत है, अच्छी एक आप कह लें फीचर है या अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप कहते हैं यार सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल बड़ा लिमिटेड होता है, ये इसकी खामी है, लेकिन ये इसकी खासियत भी तो है। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स कर लें, कैरेक्टरिस्टिक्स खुद हो जाते हैं।
दूसरी बात, कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स बहुत होंगे, तो आप क्या करें, सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं, पार्टनरशिप के, सोल प्रोप्राइटरशिप के, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना इकट्ठे कर लें। लेकिन जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कोई एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है उसको मत करें। जैसे लिमिटेड कैपिटल है, पार्टनरशिप में भी है अगर लिमिटेड है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी लिमिटेड है, तो 2 मरतबा मत लिखें, एक दफ़ा लिख लें। अब आप जब पेपर कर रहे हो तो आपके ज़हन में ये पूरा मैप होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए लिमिटेड कैपिटल की हेडिंग थी वो कहाँ कहाँ फिट होती है। पार्टनरशिप में होती है, हाँ होती है। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है, हाँ होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में होती है, नहीं होती। तो जहाँ जो हेडिंग फिट हो सकती है उसके हिसाब से कर लें। हेडिंग्स का रट्टा और तरतीब वगैरह के चक्कर में ना पड़िएगा, दिस इज़ रियली गोइंग टू अफेक्ट यू। एक और इम्पॉर्टेंट बात, थ्योरी के जितने भी पेपर्स हैं उसके लिए रट्टा मत लगाएं। मैं हमेशा कहता रहा हूँ अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करें, ऐसे डेवलप करें कि आपके सामने 10 साल बाद भी वो चीज़ आए तो आपको पता हो यार ये चीज़ तो यूँ थी, और उसको अपने लफ्ज़ों में लिख सकें। इफ़ यू डू नॉट हैव दिस सुपर पावर कि आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ को समझ सको और समझी हुई चीज़ को लिख सको, तो कहाँ जाओगे, क्या करोगे, मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ रियली गोइंग टू अफेक्ट यू। सो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस में आपने ये सब पढ़ना है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या फ़र्क है, जो इनकॉर्पोरेशन होती है दोनों की, उसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 2 स्टेजेस होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के 4 स्टेजेस होते हैं इनकॉर्पोरेशन के। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या फ़र्क है, कौन सी कंपनीज़ को दोनों इशू होते हैं, कौन सी कंपनीज़ को एक ही इशू होता है इनमें से। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपकी सीखने वाली हैं। बिसाइड्स दैट आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स आपको पता होने चाहिए। एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे अव्वल तो आपको बीकॉम करते हुए पढ़ना चाहिए था, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते इस चैप्टर को, और फिर इसके बाद कमीशन के पेपर से मार्क खाते हैं इस पे, क्योंकि इवन मैंने जो फेडरल लेवल के जो एग्ज़ाम्स मैंने देखे हैं, कोई CSS का पेपर था, पता नहीं कौन सा था, उसमें मैंने ये क्वेश्चंस देखे हैं कि जी इंश्योरेंस की टाइप्स क्या होती, कौन सी होती हैं। तो यार लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इन तीनों की टाइप्स, इनके फीचर्स, इनकी डिस्टिंक्शंस, इनके फ़र्क को देख लें। आपसे कहा जा सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनसेशन। क्या मतलब है इसका, आपको पता होना चाहिए कि फायर इंश्योरेंस क्यों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनसेशन है बट लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। कम्बिनेशंस क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन क्या है, वर्टिकल कम्बिनेशन क्या है, ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। एम सईद नासिर की किताब से पढ़ लें, कुछ भी कर लें, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रिकमेंडेड बुक्स को एज इट इज़ फॉलो करें। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ द क्वेश्चन दैट जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए, और तमाम किताबों में कम पेश एक जैसी बातें होती हैं। तो डोंट ब्लाइंडली फॉलो दी कंटेंट कि जी बस यही किताब, यही पेज होना चाहिए और वरना नहीं। दिस कैन, आई मीन, the recommended books have a greater importance in terms of accounting, but in terms of theory you can follow any book. Moving on, there is another very important subject which is business law. Business law में Contract Act 1872, Partnership Act 1932, Negotiable Instruments 1800, कुछ इस तरह से उसका कोई एक्ट है। ये तीन से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, आई थिंक अनपेड सेलर, और इस तरह के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वो भी पता है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फ़र्क है, अनपेड सेलर की क्या राइट्स हैं, एंड यस कैरेज। ये बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है, देखने में बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन दिस इज़ वेरी इजी। तो स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, फिर वो आगे कॉन्ट्रैक्ट के जो एलिमेंट्स हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, और फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस और कॉर्जन और इस किस्म की चीज़ें किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना देती हैं। वॉइडेबल से मुराद ये कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, कैंसिल नहीं है, लेकिन जो मजलूम पार्टी है या जो एग्रीव पार्टी है जिसको नुकसान हुआ है, उसके पास इख्तियार है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। सो आपके लिए आपको पता होना चाहिए वो 5 चीज़ें कौन सी जो कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइडेबल करती हैं। देन बेलमेंट वर्सेस प्लेज क्या डिफरेंस है, श्योरिटी और गारंटी में क्या डिफरेंस है, इस किस्म की दूसरी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है और उसके क्या रिपरकशंस होते हैं। बिसाइड्स दैट पार्टनरशिप एक्ट एक ही चैप्टर है, और इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूँगा इस चैप्टर को ज़रूर इसलिए भी पढ़ें कि ये चैप्टर पढ़ के आपको वैसे भी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में जो या फंडामेंटल बिज़नेस में जो आपका पार्टनरशिप है वो कवर हो जाता है उससे। बिसाइड्स दैट इससे मुझे एक और बात याद आ रही है कि मैंने जब आपको फंडामेंटल बिजनेस के बारे में बताया तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो
एक डोमेन है क्वेश्चंस की, वो मैंने मिस कर दी है जो आपको देखनी है। वो ये कि बेसिकली कॉमर्स क्या होता है, बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस में इंडस्ट्री और ट्रेड क्या होती है, इंडस्ट्री की टाइप्स क्या होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, फिर कॉमर्स क्या है, कॉमर्स में ट्रेड क्या है और एज टू ट्रेड क्या है, ट्रेड की डिफरेंट टाइप्स, ए टू ट्रेड की डिफरेंट टाइप्स या कैटेगरीज। तो ये सारी चीज़ें हों। अच्छा, कमिंग बैक टू बिजनेस लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का एक चैप्टर है, बहुत ही आसान है। तो आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता हो, और ये इसने भी सीखी, ये ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा काम आएगा। मेरा एक दफ़ा स्टेट बैंक का इंटरव्यू था, तो मुझसे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा गया था, एंड लकीली आई न्यू इट। तो वो इंटरव्यू मेरा बड़ा अच्छा रहा एंड आई गॉट अपॉइंटेड अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज समथिंग दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन रियल लाइफ। इस तरह कैरेज जो है, कॉमन कैरियर और प्राइवेट कैरियर, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये इसलिए सीखें। प्रैक्टिकल लाइफ में कभी होगा कि कोई ट्रांसपोर्ट वाला आपकी गाड़ी, आपका सामान ले जाने से इनकार कर देगा, जगह भी है, सब कुछ भी है, बस उसको आपका चेहरा पसंद नहीं आया। सो यू नीड टू नो कि फिर इस किस्म के केसेस को कैसे डील करना है। अपने राइट्स नहीं पता होंगे तो कहाँ जाओगे। सो लर्न इट। और ये बड़ा ईजी चैप्टर्स हैं, बहुत ही आसान है, एक ही दफ़ा पढ़ोगे ना दिमाग में बैठ जाएंगे। खालिद महमूद चीमा, इस किताब को रिकमेंड करूँगा मैं भी, और आई थिंक BPSC ने भी यही किताब रिकमेंड की है। दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, यू विल लर्न अ लॉट। आप बहुत सीखोगे इस किताब से, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू बड़ा अच्छा डिफाइन किया गया इस किताब को। लॉ से हट के अगर आप बात करो, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स बिजनेस इकनॉमिक्स, जिसको आप माइक्रो इकनॉमिक्स भी कहते हो। स्टार्ट विद द थ्री थ्योरीज ऑफ इकनॉमिक्स, तीनों में से एक आ सकती है अगर इकनॉमिक्स का पेपर होता। अब आई डोंट नो इकनॉमिक्स की वेटेज कितनी होगी, बहुत लिमिटेड होगी, तो एक आध सवाल ही होगा। बट अगर पूरा इकनॉमिक्स का पेपर होता तो इस चैप्टर से एक सवाल कन्फर्म था। अच्छा, इससे हट के आप बात करें तो आपकी जो कार्डिनल अप्रोच होती है, जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी, ये दो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व्स क्या होती हैं, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर बजट लाइन क्या होती है, फिर इन दोनों से इक्विलिब्रियम कैसे आता है, फिर प्राइस और इनकम का जो इम्पैक्ट है। ये एक बड़ा चैप्टर है, बट ये आपको पता होना चाहिए। देन डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड में जो चेंजेस होते हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड है का मतलब है मौसम चेंज हो गया, डिमांड चेंज हो गई। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब ये है कि प्राइस की कम तब्दीली की वजह से डिमांड में फ़र्क पड़ रहा है। तो चेंज इन डिमांड इज़ ड्यू टू प्राइस फैक्टर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ ड्यू टू प्राइस फैक्टर, चेंज इन डिमांड इज़ ड्यू टू अदर फैक्टर्स, नॉट मैनी पीपल नो। और ये भी इंटरव्यूज़ में एक बड़ा सवाल होता है। सो ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो शिफ्टर्स हैं डिमांड के, वो पता हो आपको। इलास्टिसिटी क्या है, उसकी डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, उसकी डिग्रीज़ क्या हैं, उसकी मेजरमेंट किन तरीक़ों से होती है, पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है, आर्क इलास्टिसिटी क्या है, जो इसके अलावा यूनिटरी इलास्टिक एक और मेथड होता है, टोटल रेवेन्यू मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये क्या है। इस तरह सप्लाई में आपने ये तमाम टॉपिक्स दोबारा देखने हैं, इक्विलिब्रियम देखना है इनका। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा सा देखिए, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखेंगे, उनके रिवॉर्ड्स क्या क्या होते हैं, वो आपको पता लग जाएगा। दैट्स ईजी। एक चैप्टर है एम सईद नासिर की बुक में, चैप्टर नंबर 11 एंड 12, वेरी इंपॉर्टेंट। 11 स्पेशली, उसमें 3 बुनियादी लॉज हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। और इन तीनों लॉज का एक मजमुआ है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सो लर्न दीज लॉज। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, अच्छा, ये तीनों लॉज जो हैं, ये शॉर्ट टर्म लॉज होते हैं और इनको लॉज ऑफ रिटर्न्स कहते हैं। इसके अगेंस्ट लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि लॉज ऑफ रिटर्न्स आर शॉर्ट टर्म, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल आर लॉन्ग टर्म। सो मार्जिनल कॉस्ट का जो ताल्लुक बनता है आपकी बाकी कॉस्ट से, फॉर एग्जांपल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का क्या ताल्लुक होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का क्या ताल्लुक होगा, ये सारा आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। फिर चैप्टर 14, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई बिलीव, लेकिन चैप्टर 15 16 करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 15 और 16 जो है वो फर्म्स इक्विलिब्रियम इन मार्केट सिचुएशन सच एज परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली है। तो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन आप सीखेंगे तो मोनोपोली का परफेक्ट जो इक्विलिब्रियम है वो आपको वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में बस एक स्ट्रेट लाइन होती है मार्जिनल रेवेन्यू की, जबकि जो मोनोपोली है उसमें ये कर्व नीचे जा रही होती है, मार्जिनल रेवेन्यू की भी और एवरेज रेवेन्यू की भी। सो दिस इज़ वेरी इजी इफ़ यू लर्न इट। बिसाइड्स दैट आई वुड रिकमेंड कि नेशनल इनकम के चैप्टर को ज़रूर देखें। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है। जीडीपी मुल्क की बाउंड्रीज़ के अंदर होने वाली तमाम प्रोडक्शन है। जीएनपी बाउंड्रीज से हट के प्रोडक्शन है, यानी पाकिस्तान में कितनी पैदावार नहीं हो रही बल्कि पाकिस्तानी कितनी पैदावार कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर पैदावार कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका पैसा पाकिस्तान में भिजवा रहे हैं।
इस तरह जो पाकिस्तान में बाहर की कंपनी से वो भी अपने मुल्कों में पैसा भिजवा रही है, वो भी माइनस कर दें। तो पाकिस्तान में जो पैदावार हो रही है उसमें से जो पाकिस्तान बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में प्रोडक्शन करती हैं उसको माइनस कर दें, और जो पाकिस्तानी कंपनीज बाहर प्रोडक्शन कर रही हैं उसको प्लस कर दें। आपके पास GNP आ गया, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो NNP आ जाएगा। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट्स। एंड देन नेशनल जो टैक्सेशन है इसको भी देख लें। 8 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन होते हैं तकरीबन, कोई 8 बुनियादी असूल जिनमें से 4 कोई एडम स्मिथ ने दिए थे। वो आप देख लीजिएगा, दैट समहाउ इज गोइंग टू हेल्प यू। अगेन चूँकि एक्साइज डिपार्टमेंट है तो मैं तो टैक्सेशन का एक टॉपिक मेरा फेवरेट होता अगर मैंने पेपर बनाना होता, जो ऑब्वियसली मैंने नहीं बनाया। बिसाइड्स दैट मूविंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स, ऑडिटिंग में आई वॉन्ट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। ऑडिट क्या है, ऑडिट के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट पेपर्स क्या होते हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। इसके अलावा ऑडिट के हवाले से एक और डॉक्यूमेंट बनता है जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वर्किंग पेपर्स होते हैं, ऑडिट प्रोग्राम होता है, और एक और भी एक फाइल होती है, तो वो आपको पता हो। ऑडिट नोटबुक, यस। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको वाउचिंग और वेरिफिकेशन के बारे में पता हो, वाउचिंग की टेक्निक्स पता हो, वेरिफिकेशन की टेक्निक्स पता हो। इसके बाद बुक पड़ी होगी बहुत सारे चैप्टर्स से कि जी एसेट्स की मर्चेंडाइज की वाउचिंग या वेरिफिकेशन कैसे होगी, फर्नीचर की वाउचिंग या वेरिफिकेशन कैसे होगी, कंप्यूटर की वाउचिंग या वेरिफिकेशन कैसे होगी। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वाउचिंग या वेरिफिकेशन की जो बुनियादी प्रिंसिपल है आपको वो पता होना चाहिए, बाकी आप कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए आप बाकी एक एक एसेट की वेरिफिकेशन के प्रिंसिपल्स आप खुद बता सकते हो, राइट। ऑडिट रिपोर्ट्स जो है 4 बुनियादी टाइप्स होती हैं, उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन सी रिपोर्ट कब इशू होती है यूजली। देयर इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस मे सरप्राइज यू। सिलेबस में आप चेक करें, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड बुक्स में कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक शामिल है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मे मीन, आई एम नॉट सेइंग दिस मीन्स, बट दिस मे मीन कि पेपर में कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है। हो सकता है कि सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए नहीं लिखी गई कि ओमिट हो गई है, बट इस चीज़ पे आप जवाब नहीं बना सकते कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेबस में नहीं थी, तो मज़े करते हैं। आपको ये कहा जा सकता है कि आपको पेपर में अगर आए कि यार रिकमेंडेड बुक्स में तो बताया था ना हमने, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से क्लैरिफिकेशन ले लें BPSC से अगर आपके राब्ते हैं, मतलब कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन, नॉट जस्ट कि किसी की सुनी सुनाई बात पे आपने अमल कर लिया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अगर पढ़नी पड़े आपको तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग भी जिसको हम कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। लीफो फीफो एवरेज मेथड, एवरेज में आपके पास वेटेड एवरेज भी आती है जो हमेशा आपने पढ़ी है, और एक नॉर्मल एवरेज भी आती है, उनको देखिए। लीफो फीफो एवरेज जो हमेशा हमने पढ़ा है वो है परपेचुअल सिस्टम। अभी आपको देखना है पीरियोडिक सिस्टम को भी, उसको भी सीख लें, क्योंकि पेपर अगर मैं अगेन पास पेपर्स के हवाले से आपको बताऊं तो मैंने अक्सर पेपर्स देखे जिसमें लीफो फीफो के हिसाब से बस एंडिंग इन्वेंटरी मालूम करने को कहा है, और कहा कि जी लीफो ये पीरियोडिक से भी कर लें फीफो में, और परपेचुअल से भी कर लें या लीफो में। सो दिस इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली ट्रिकी, ठीक है। तो वो दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, प्रोसेस पता होने चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। कहने में थोड़ा सा शॉर्ट सिलेबस है, बट जब आप करने बैठेंगे तो इट्स क्वाइट लॉन्ग। आई डोंट नो मैंने आपको पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के बारे में बताया नहीं, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस सिस्टम को समझें और इसको ज़रा डिटेल में ज़रा चेक कर लें कि परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक अकाउंटिंग सिस्टम किस तरह से डिफरेंट है। किस तरह से परपेचुअल सिस्टम में आप सेल्स के वक्त 2 एंट्रीज करते हो और आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को साथ साथ रिकॉर्ड करते हो। सो दिस इज़ ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, एंड आई होप ये जो थोड़ी बहुत गाइडलाइन आपको दी है, एटलीस्ट आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर मिल गया होगा कि पढ़ना कैसे, पढ़ना कहाँ से है, स्टार्ट कहाँ से करें। देयर इज़ वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल। 2 तरीके हैं, या तो रोते रहें, बहुत सारे लोग अभी से रो रहे हैं, सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस पहले नहीं आया, इतना लेट हो गया, या तो रोते रहें, या दूसरा तरीका ये है कि यार पढ़ते रहें। जिसने रोना है वो अभी भी रोएगा, वो पेपर के दौरान भी रोएगा, वो पेपर के बाद भी रोएगा, वो रिजल्ट के बाद भी रोएगा। रोने के लिए वजूहात वो ढूंढ लेगा, कभी वो सिलेबस के लेट आने को वजह बनाएगा, कभी वो पेपर के दौरान किसी इंतज़ामी मसले को मसला बनाएगा, कभी वो बाद में रिजल्ट आने के बाद ख़ुद की सिलेक्शन ना होने पर मेरिट की पामाली के इल्ज़ाम लगाते हुए रोता रहेगा। तो जिसने रोना है वो रोएगा, बट जिसने पढ़ना है ना वो पढ़ता रहे।
सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। डिसाइड कि दिस इज़ द टाइम। आपकी जो रियल लर्निंग स्टार्ट होती है वो हमेशा यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकलने के बाद होती है। सो इफ़ यू डिडंट नो ऑल दिस while you were in college or university, you should have known, but if you didn't know, that's not a big deal. आप अभी सीख सकते हो, अभी से मौका है, अभी से स्टार्ट करो। ज़िंदगी के कुछ अरसे ऐसे गुजार दो, कुछ सालों को तो नहीं, कुछ महीनों को ऐसे गुजार लो जैसे कोई नहीं गुजारना चाहता। कमरों में बंद हैं, पढ़ रहे हैं, दोस्ती यारी रुक गई है, सारे सीन रुक गए। बट ये कुछ महीने इसलिए सख्ती के गुजारें कि बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। एंड अगेन, पढ़ाई इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट कि आपकी सोशल लाइफ में सो जाए। मुझसे ज़्यादा सोशल कोई अपनी लाइफ में शायद ना हो, बट पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, दोस्ती यारी के वक्त दोस्ती यारी। तो कीप अ बैलेंस, स्ट्राइक अ बैलेंस, एंड दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, यू कैन यूज़ इट, जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ जब मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन रही होती, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा होता। ट्राई टू यूज़ पोमोडारो टेक्निक। पोमोडारो टेक्निक क्या होती है कि 25 मिनट का अलार्म लगा लें, 25 मिनट तक आपने पढ़ना है। इस दौरान आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना, वॉशरूम जाना पड़े नहीं जाना, चले वो मजबूरी हो चले जाएँ, लेकिन भूख लग रही है, कोई और सिलसिला हो रहा है, 25 मिनट के दौरान अपनी तमाम डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे कर दें। 25 मिनट के बाद आपने 5 मिनट का एक ब्रेक लेना। अब जो करना है करें। अब वो जो डिस्ट्रैक्शन थी ना, वो धनिया आपको याद आ रहा था, वो घर वाले भी कह रहे थे पुदीना ले आओ, वो याद आ रहा था फ़लानी चीज़ रह गई थी, वो किसी को ज़रूरी टेक्स्ट करना था, वो किसी को फ़ाइल भेजनी थी। ये तमाम चीज़ें पढ़ाई के वक्त ही पॉपअप करती हैं, डिस्ट्रैक्शन देती हैं। तो अपनी उस वक्त जो डिस्ट्रैक्शंस आपके जहन में आ रही हैं, सवार हो रही है, उसको साइड पे लिखते जाएँ किसी कॉपी में, किसी डायरी में, और इन डिस्ट्रैक्शंस को संभाल लें। जब वो 5 मिनट का ब्रेक हो ना, तो 5 से 8 मिनट के ब्रेक, मैक्सिमम 8 मिनट्स को कर लें। तो 5 से 8 मिनट के अंदर अपने उन तमाम कामों को जितने हो सकें कर लें। इसके बाद दोबारा पढ़ाई पे आ जाएँ। फिर 25 मिनट आप पढ़ेंगे, बोर होंगे, 25 मिनट पढ़ने के बाद थक जाने के बाद दोबारा आप आ जाएँ अपने कामों को। तो आपकी बोरियत का एलिमेंट भी मेंटेन रहेगा, और आपकी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम हमारी जो कंसंट्रेशन होती है, वैसे तो आजकल बहुत कम मुख्तसर हो गई, लेकिन पढ़ाई में अगर हम फिर भी कंसंट्रेट करें तो 20 से 25 मिनट से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। आप 50 मिनट भी कर लो ना, तो शुरू के 10 मिनट और आखिर के 10 मिनट ही इफेक्टिव होंगे। वो प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट, इसको नफ्सियात की ज़ुबान में कहा जाता है। तो ये टेक्निक इसके प्राइमेसी जो इफेक्ट है, यानी शुरू में जो पढ़ा आपको वो याद रहता है हमेशा, और जो लास्ट में पढ़ा है रिसेंसी इफेक्ट, आपको वो याद रहता है। आप किसी महफिल में भी जाएँ तो शुरू के 1-2 बंदों से जो मुलाकातें हुई थी, जो बिल्कुल आखिर में जिनसे मुलाकात हुई थी, यही याद रहेंगे, दरमियान वाले भूल जाएंगे, अनटिल कोई बंदा बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था। तो आप प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट को कंबाइन करें। आप शुरू के 10 मिनट और आखिर के 10 मिनट को एक साथ कर दें, और आप बीच में जो भी पढ़ रहे हैं वो वैसे भी आपको याद नहीं रहना। तो 20 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 20 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक। दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू इंशाल्लाह। And if you have any query, you can write to me at kenanasif1@gmail.com and I will be glad to answer. Take care, अपना ख्याल रखिएगा।